अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बच्चों, क्या हाल है। एक तो सबसे पहले कि ग्रुप में मैसेज करो, कहो कि मैम कह रही हैं कि आज पेपर डिस्कस करना है, तो आप लोग सबके सब जल्दी से आ जाओ। ओके मैम। अच्छा गाइस, पहले मुझे तो ये बताओ कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ था। कुछ खास नहीं मैम। मैम कुछ पेपर खास? बहुत टफ है। पेपर बहुत इजी था, बहुत टफ नहीं। बुरा। मैम टाइम कम था बस। बेटा मैम हमारा दो पेपर से तीन लंबे सिनेरियो थे, इतने ज्यादा तो नहीं थे। मैम पेपर में ना हमारा जो टाइम था ना वो 5 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैम ने हमसे पूरे टाइम पे दे दिया था। आपकी कौन सी मैम थी वहां पे? नाम नहीं पता मैम मैम पता मुझे। नहीं। कहाँ बैठे कहाँ थे? मैम आप भी आई थी 2 दफा। मैं तो बेटा हर बिल्कुल क्लास में आई आई थी। थी। 5 वाले रूम में तो 504 में कुछ। नो मैम 40 वाले रूम्स में थे हम लोग। 401 में थे, 2 में थे, 3 में थे, कहाँ थे? मिस अंबर थी। अच्छा, या मिस फाइजा कमाल थी, कौन थी आप में? मैम हमें उनके नाम ही नहीं पता। मिस, मेरे ख्याल से मिस अंबर थी। मैं तो उधर आई थी, आपका पेपर तो मैंने एंड करवाया था। तो आप बोल देते कि मिस हमें टाइम चाहिए, हमारा टाइम अभी नहीं हुआ। मैम वो मैम मैम पेपर वो चेंज, उन्होंने 5 मिनट पेपर बाद। सुन रही थी। या आप बोल देते ना कि मैम हमारा टाइम नहीं हुआ, मैं आपके पास आई थी ना। मुझे तो अच्छे से याद है कि जो 4 वाला रूम थे ना, उनमें तो मैं थी ऑल टाइम। इवन मिस फाइजा वाले रूम में भी बच्चों को 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे। फिर मिस सारा वाले रूम में भी बच्चों को 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे। और हमें 5 मिनट कम मिले थे। चलो खैर, अब तो हो गया ये मैम तो आप वैसे भी जितना मुश्किल पेपर था उस लिहाज से जो आपने टाइम दिया बस 30 मिनट्स वो भी कम ही थे। बेटा मुश्किल पेपर नहीं था, आप लोगों को सिनेरियो पिक नहीं करने आए, मुझे तो ये परेशानी हुई है तुम लोगों को देख के। मैम तुम पहले लोग प्रैक्टिस की थी ना सिनेरियोज की। सिनेरियो पढ़ो, दो तीन चीजें मार्क करो, उसके बाद आंसर सीधा आपकी नजरों के सामने होता है। चलो खैर, हम लोग डिस्कस करते हैं, डेट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। इंशाल्लाह ताला मिड आपका जैसा हो गया है,
फाइनल आपका बेहतर होगा। अच्छा, और दूसरी बात बेटा, अपने ना ग्रुप में आपने लिख देना है, अब ना सुलेमाना है ना कोई और है बच्चा, आपने अपने ग्रुप में मेंशन करना है कि 7 अगस्त को आपका एएनएस का वाइवा है। ओके इसकी मैम। की वेटेज 20% होगी, 25 to 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 7 को नहीं आपका होगा, ठहरो, 7 को दूसरे सेक्शन, ठहरो जरा मैं देख लूं आपका कब मैं ले लूं। बेटा 7 अगस्त को ही रख लेते, 7 अगस्त को रखेंगे हम। मैम टाइमिंग? टाइमिंग बेटा स्टार्ट होंगी आपकी 2 बजे से ऑनवर्ड। 7 अगस्त को वाइवा है, एएनएस कंप्लीट आपने करना है, और आपने साथ में ना असाइनमेंट भी बना के लानी है। असाइनमेंट में आपने एएनएस के ना कोई से 2 सिनेरियो बना के लानी है। वाइवा के टाइम में आपके पास असाइनमेंट हो, उसी टाइम नंबर लगेंगे असाइनमेंट के और उसी टाइम वाइवा के लगेंगे। ठीक है, जी मैम ठीक है। और किसी ने अगर एक दूसरे को चीट किया होगा ना तो उसके नंबर मैंने काट लेने। मैम सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस बना के लाने हैं, उसके आंसर्स भी साथ? क्वेश्चन बना के लाने हैं और आंसर भी बना के लाने हैं जो सिनेरियो को जस्टिफाई करे। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का लेक्चर आपका छोटा ही है, इतना वो नहीं है, बड़ा नहीं है। अच्छा लेक्चर है आपका, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, और मंडे को ना ये सारे पीपीटीज जो है ना एलएमएस पे इनके अवेलेबल हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको साथ साथ ही सेंड कर दी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ना वो पढ़ लिए थे, एडिनर्जिक ड्रग्स पढ़ रही थी, अब हम लोगों ने पढ़नी है एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। बेटा मुझे बताओ एडिनर्जिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? मुझे बताओ बेटा, एडिनर्जिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? गाइस पैरासिम्पैथेटिक। नहीं, डेट इज सिंपैथेटिक ड्रग्स। ठीक है, कोलिनर्जिक होती है वो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स होती है। एंटी एडिनर्जिक होती है मतलब जो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, सिंपैथेटोलिटिक ड्रग्स होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन। नहीं, वो तो पैरासिम्पैथेटिक में होता है, नोरेपिनेफ्रिन। कोलिनर्जिक। एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि एडिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं आपकी सिंपैथेटिक इनर्वेशन को, आपकी एंडोजिनस कैटेकोलामाइन, आपकी एडिनर्जिक ड्रग्स की जितनी भी एक्टिविटी है ना उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3।
इसी तरह जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी निकोटिनिक या मस्कोरेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि अगर तो ये अल्फा 1 को पोस्ट साइनेप्टिकली ब्लॉक करती हैं और अल्फा 2 को प्री साइनेप्टिकली ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो होती है ना वो रिटर्न नहीं होती प्री साइनेप्टिकली, ठीक है, और नेगेटिव फील्ड बैठ जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज कर देती है प्रोडक्शन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन को, बिकॉज नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन इज न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अल्फा 2 जो है वो भी इनहिबिट कर देती है रिलीज नोरेपिनेफ्रिन को, ब्रेन में वो होते हैं, ठीक है, और इंटायर बॉडी में होते हैं। अल्फा 2 के ऊपर एक्ट करेगी तो अल्फा 2 का फंक्शन नॉर्मली होता है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। ये अगर ब्लॉक कर देंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो आपकी जो ग्लूकोज होते हैं उनमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाती हैं, लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ये इंसुलिन की सप्रेशन करवा देंगी। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके हार्ट में होते हैं, आपके आई में होते हैं, आपके ब्लड वेसल और जीआईटी ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है। और अगर वो ब्लड वेसल्स को यानी कि ब्लॉक करती हैं तो क्या करती हैं, वेसल्स डायलेशन करवा देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो हम इनको हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, ठीक है। प्यूपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती हैं, ठीक है, जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज करवाती हैं, जिसकी वजह से हम डायरिया में दे सकते हैं। अल्फा 1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स में जो होती है वो आ जाती है पैराजोसिन, आ जाती है टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। पैराजोसिन जो होती है वो प्रोटोटाइप ड्रग है, जबकि टेराजोसिन और डोक्साजोसिन है वो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये क्या करती हैं, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, ब्लॉक करके अल्फा रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी हुई है, ऑल दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर इन यूज ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो भी सिंपैथेटिक इनर्वेशन को ब्लॉक करते हैं, एडिनर्जिक ड्रग्स की इनर्वेशन को और कैटिकोलामाइन इनर्वेशन को, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड कम करते हैं, हार्ट की कार्डिक आउटपुट कम करते हैं, कंडक्शन स्लो करवा देते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं ये बीटा के इफेक्ट क्या होते हैं, ये जो रीनल प्रोडक्शन होती है उसको ये रिलीज करवाने में डिक्रीज करवा देते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवा देते हैं, लेकिन ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। और क्या करवाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, डायबिटिक पेशेंट में क्यों नहीं देते थे, मुझे बताओ जरा, ये तो आपको आना चाहिए। मैम इंसुलिन जो है ना अभी वो नहीं हो के रही थी बीटा और हमें के मैम हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, इंसुलिन की बीटा प्रोडक्शन के ज्यादा हो जाती रिसेप्टर जो है ना, रिसेप्टर्स जो है ना वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर्स हम दे देंगे तो जो बीटा रिसेप्टर्स होंगे ना वो मतलब ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते। और ब्रोंक और एस्थमेटिक पेशेंट को क्यों नहीं देते, क्योंकि पहले से ही लंग्स में कंस्ट्रिक्ट जो हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक हो गया, है, कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। ये बेटा ये अगेन वही वाली बात यहाँ पे ये रिपीट हुई है, ठीक है। ये अच्छा जी, अब आगे वो कहता है कि एक ड्रग आती है बीटा ब्लॉकर ड्रग जिसका नाम है फेंटोलामाइन ड्रग है, ठीक है। ये जो होती है ये क्या करती है कि ये आपकी पोटेंट ड्रग होती है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, ठीक है, सबक्यूटेनियसली। अच्छा, उसके बाद कहता है कि बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो होती है मोस्टली हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में देते हैं, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आ जाते हैं, एंजाइना, डिसरिथमियाज, उसके बाद हाइपरटेंशन, मायोकार्डिक इंफाक्शन। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स जो होती है वो मायोकार्डिक ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट कम कर देती हैं, बीपी को कम कर देती हैं, कंडक्शन जो होती है जो आपके एसए नोड और एवी नोड की कंडक्शन होती है उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं करता, स्टिमुलेट नहीं करता। फिर बीटा ब्लॉकर का यही उसने बताया कि ये रीनिन को प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाती हैं, डिक्रीज करती हैं, कार्डिक आउटपुट को, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है, हार्ट कंडक्शन कम हो जाती है, हार्ट जो होता है वो फेलियर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट में ये है कि सडन डेथ हो जाती है अगर आप इसकी डोज मैनेज नहीं करते।
फिर बीटा ब्लॉकर में ड्रग्स जो होती हैं वो कौन सी आ जाती है, प्रोपेनोलोल आ जाती है, जिसको इंड्रोल भी कहते हैं, ठीक है। इंड्रोल ड्रग जो होती है ये हम लोग हाइपरटेंशन में देते हैं, डिसरिथमिया में, और हम इंजाइना में देते हैं, मायोकार्डिक इंफाक्शन में देते हैं, ठीक है। जितने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है उसमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। रिसेप्टर सिलेक्टिव ड्रग्स जो होती हैं, जो सिर्फ या तो अल्फा 1 को करेंगी या बीटा 1 को करेंगी या बीटा 2 को करेंगी, दीज ड्रग्स आर नोन एज रिसेप्टर सिलेक्टिव्स, ठीक है। वो कहता है कि जो अटीनोलोल है, ब्रोपेनोल, जो अटीनोलोल है, इस्मोलोल है, ये जितनी ड्रग्स हैं ये कार्डियोवास्कुलर रिसेप्टर्स सिलेक्टिव है। ये लो डोज के ऊपर सिर्फ आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज को रिस्पॉन्ड करती हैं और हाई डोज पे अदर ऑर्गन्स को करती हैं। जबकि नॉन रिसेप्टर सिलेक्टिव आ जाती है कार्बिडोलोल, लेबिडोलोल, नेडोलोल, प्रोपेनोलोल, these are non selective, these act on your you can say your lungs, these act on yours पेंक्रियाज, ठीक है। इसलिए ये नॉन सिलेक्टिव है, और हमेशा जो नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स हैं वो बड़ी ध्यान से देनी पड़ती है, पहले हिस्ट्री पूछ के देनी पड़ती है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ओवरऑल बॉडी के ऊपर होते हैं। जबकि सिलेक्टिव के जो साइड इफेक्ट है या सिलेक्टिव के जो एक्शन है वो पहले जो होते हैं वो कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन में कहता है कि लेबिडोलोल और कार्बिडोलोल, ठीक है, ये जो है ये ब्लॉक करती हैं अल्फा रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती हैं डायलेट कर देती हैं, ठीक है, और ये रिड्यूस करती हैं बीपी को, और साथ में ये जो है ना ये बीटा 1 और बीटा 2 को भी ब्लॉक करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करेंगी तो कार्डिक इफेक्ट जो है वो शो होंगे, आपका कार्डिक आउटपुट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो लेबिडोलोल और कार्बिडोलोल जो होती है ना वो कॉम्बिनेशन में मिलके बीपी को कम करती हैं, ठीक है। ये अल्फा और बीटा प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए। बेटा ये जितने क्विज़ेस है ना आगे ये इससे रेलिवेंट नहीं है। आज के लेक्चर में बेटा कोई चीज जो समझ ना आई हो? ये सब अच्छा, इसका ना वो जो है ना इसकी लाइक क्या कहते हैं उनको बेटा, इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन वो बुक से आपने करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। अच्छा, अब ना आज जरा पेपर डिस्कस करते हैं आप लोगों का। अब मुझे जरा बताते जाना पेपर में क्या क्या आप लोगों ने शगुफियां मारी हैं। जस्ट अ मिनट वेट गाइस। बीच में फजूल कर मिनट है, मैंने डॉक्यूमेंट्स देख ली। इधर आपका पेपर ओके। अच्छा बेटा, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब इस सिनेरियो की तो कोई मतलब के ना इतनी कोई मुश्किल ही नहीं है, इसमें सीधी सी बात है, आपको पता चल रहा है कि a 60-year-old man present to his primary care physician complained of severe chest pain, ठीक है, severe chest pain है और वॉक करने पे है, वो भी अपहिल जब वॉक करता है और वेदर की वजह से है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्टेबल इंजाइना, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट बात ये कर रहा है कि पेन इज डिसअपियर व्हेन ही रेस्ट, तो सीधी सी बात है ये कौन सी है, ये स्टेबल इंजाइना, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं। बेटा नाइट्रोग्लाइसरीन के रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये है कि अगेंस्ट ये देयर एक्शन, नाइट्रोग्लाइसरीन क्या है, वो वेजोडाइलेटर है, वो डिक्रीज करती है आपकी हार्ट रेट को, आपके आफ्टर लोड को, और अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो वो इंक्रीज कर देती है आपके किसको, कार्डिक फोर्स को, ठीक है।
रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी कंपनसेट करती है मैकेनिज्म को। ठीक, समझ आ गई बेटा इस बात की? जी मैम। यस मैम। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन नहीं वर्क कर रही तो हम कौन सी देंगे? बताओ बेटा। सबलिंगुअल अगर नहीं असर कर रही तो हम कौन सी देते हैं? देखो, अब सबलिंगुअल नहीं कर रही तो ये कौन सी है? शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लाइसरीन है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में टॉपिकल नाइट्रेट आ जाता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गई। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचती हैं, या तो हम आईवी एडमिनिस्टर करें या लॉन्ग एक्टिंग। तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आती हैं। सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास, बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स गिवन। समझ आ गई बेटा इसकी? जी मैम। अच्छा, विच साइड इफेक्ट डू कॉमनली फेस आफ्टर द नाइट्रोग्लाइसरीन? बताओ। हेडेक। हेडिक, ठीक हो गया। अच्छा, एसिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैप्टोप्रिल क्या है बेटा? कैप्टोप्रिल क्या है? ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर है। लेकिन ये प्रोटोटाइप नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि एसिन, ये ऑप्शन तो निकल गई। फिर उसके बाद कहता है कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस अकर होती हैं ड्यू टू द सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऑफ एसिन इनहिबिटर। एसिन इनहिबिटर्स में कभी भी आपकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब एसिन इनहिबिटर मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशन में नहीं दे सकते? प्रेगनेंसी में नहीं देते। अच्छा, और किस में नहीं देते? अच्छा, अब देखो, थर्ड डी ऑप्शन में वो कह रहा है आर दे आर यूजफुल एंटी हाइपरटेंसिव इन अ लेट प्रेगनेंसी, आल्दो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनती है, वो होती है कि एसिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ योर ब्रेडिकाइनिन। ये तो बेटा स्लाइड के अंदर एक लाइन थी पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि कौन से जो एसिन इनहिबिटर है वो प्रॉब्लम नहीं कॉज करते, ये तो आपको पता है। कौन से जो है वो जो होते हैं वो पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते? कौन से एसिन इनहिबिटर है? स्पाइरोलैक्टोन, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बताओ डाइजॉक्सिन जो है। देखो बेटा, डाइजॉक्सिन जो होता है, जो आप ना ही ये जीआईटी टॉक्सिसिटी करवाता है, ना ही इसका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, ना ही इसकी लिपिड सोलेबिलिटी होती है। ठीक है, आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाती थी। डाइजॉक्सिन की हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होती है, जो आपकी स्लाइड में मेंशन है वो 36 आवर है, 36 to 40 आवर्स होती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है वो इसकी ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर आर नॉट यूज इन। बताओ ये वाली ऑप्शन क्या लगाई है? बेटा बीटा ब्लॉकर आर नॉट यूज इन, बताओ कौन सी ऑप्शन लगाई है इसमें से? मामा इसके ऊपर ना जाना, ये जो है ये किसी के सॉल्व हुए हैं लेकिन ये ठीक नहीं सॉल्व हुए हैं। वेजोस्पेस्टिक। अच्छा, ठीक हो गया। अब बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो नॉट यूज इन, ये बेटा बीटा ब्लॉकर्स जो होती है वो हम इंटेंस कंडीशन में देते हैं। स्टेबल इंजाइना जो होता है वो आपका ट्रीट हो जाता है नाइट्रोग्लाइसरीन देके। अनस्टेबल इंजाइना जो होता है वो लॉन्ग टर्म नाइट्रोग्लाइसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके यूज होता है। सो द ऑप्शन डी इज गुड। ठीक है, जो ए एंड बी में बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हम नहीं देते। ठीक है, अब मुझे बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्यूट हार्ट अटैक ऑफ एंजाइना? बताओ। एक्यूट अटैक में कौन सी देते हैं? नाइट्रोग्लाइसिन देते। नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि हाइपोक्लाइमीया इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग? पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेक्टिक्स। ठीक हो गया। अच्छा,
अब ये वाला एमसीक्यू 2 बार जो है वो रिपीट हो गया। अब मुझे ये भी आप लोगों को आता होगा, मुझे बताओ कि जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करवाता है वो कौन करवाता ACE ACE inhibitor नहीं सॉरी एज एंजाइम। है? एसी कन्वर्टिंग एंजाइम करवाते हैं यार, एक मिनट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये बाकी तो आपका दूसरे वाला जो सिनेरियो है वो तो रिपीट किया। नेक्स्ट सिनेरियो पढ़ लेते हैं। उसमें कहता है 55 ओल्ड मैन है, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन है और उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है। दो बातें अब याद रखो, हाइपरटेंशन है और क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, ठीक है। उसको चेस्ट पेन होती है, ठीक है, जब सर्दी शॉवलिंग स्नो यानी कि जब सर्दियां पड़ती हैं उसको चेस्ट पेन जो होती है वो हो जाती है। अब ठहरो जरा, अब वो कहता है कि ये एपिसोड्स जो है ना वो रिलीव कर देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन लेने से, ठीक है। तो ये किसके सिम्टम्स हो सकते हैं बताओ? बताओ बच्चों। एंजाइना stable के। angina अनस्टेबल एंजाइना के हो सकते हैं, मैंने ठीक हो गया। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, अब मुझे उसके अलावा आप बताओ कि 70 ईयर मेल है। अब मुझे बताओ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120/80 120/80 अच्छा, अब मुझे बताओ हाइपरटेंशन कितने पे होती है? 130 30 29 by 89। 140/90 पे हाइपरटेंशन होती है। 130 से लेकर 139 तक प्री हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी बात मैंने बताई थी, जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू ऊपर नहीं जाती। yes ma'am yes मैम तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बच जाती है? अब बंदा कितने का है? 70 साल का है, ए ऑप्शन भी नहीं आएगी, ठीक है। 160/90 तो हाइपरटेंसिव है, ठीक है। 140/90 तो हाइपरटेंसिव है, ठीक है। ये तो दोनों हाइपरटेंसिव है, ठीक है। अब वो कौन सी यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है तो उसकी बीपी कितना होना चाहिए? 130 से 68 के से कम होना चाहिए। समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि आपके पास आती है प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर। ये बीटा तो ब्लॉकर सबको आना चाहिए। अच्छा, 15 एमसीक्यूज में आओ, इसमें भी आप लोगों को मसले थे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक पेशेंट है, हमने उसको हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी है, ठीक है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी है तो उसको ना प्रेसिस्टेंट कफ डेवलप हो गई है, ड्राई कफ है। तो अब मुझे बताओ ड्राई कफ किसका साइड इफेक्ट है? मैम एनाप्रिल Anapril मैंने का डोज थे में भी। एनाप्रिल यस मैम। एनाप्रिल कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? ACE inhibitor एसिल inhibitor। इनहिबिटर से, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एक इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है, उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है। कौन सी ड्रग हम इमीडिएटली देंगे जो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे परफॉर्म करे? अब ये बताओ जरा, मैंने क्या बताया था कि इमरजेंसी कंडीशन में हम कौन सी ड्रग देते हैं? सबसे पहली ड्रग कौन सी देते हैं जो जुबान के नीचे रखते हैं? nitroglycerin तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? वो कौन से ग्रुप में आती है? नाइट्रेट ऑक्साइड नहीं रिलीज करती मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, लिखा नहीं था उसका? तो yes इसमें डी ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस yes मैम। ma'am अभी तक अच्छा, अब मुझे बताओ कि डायबिटिक पेशेंट में कौन सी ड्रग नहीं देते? ये तो अभी भी मैंने बोला, beta blockers बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते हम, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अभी तक कोई मुश्किल है इनमें? मैम उस नो वक्त मैम लग एक कुछ कुछ में नहीं लग रही थी, कुछ में लग रही थी। अच्छा जी, अच्छा, अब अगला सिनेरियो पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ में जो लग रही थी बेटा, बस आंखें खोल के करना था। सिनेरियो सारे वही हैं, सब चीजें तुम लोगों को आती हैं, ठीक है।
अब मुझे बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो ऑफ एसिन इनहिबिटर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब मुझे बताओ एसिन इनहिबिटर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? प्रेगनेंसी में नहीं देते, और हाइपरकालीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देते, और प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अब प्रेगनेंसी वाली ऑप्शन तुम देखो तो ऑप्शन आपकी ए भी बन रही है, बी भी बन रही है, और प्रेगनेंसी वाली ऑप्शन कौन सी है? ए और बी बन रही है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपके पास अब ए और बी में आपने ना ढूंढना है कि कौन सी होगी, ठीक है। अब वहां पे तीन में मुझे अच्छे से याद है, स्लाइड में लिखा हुआ था प्रेगनेंसी, हाइपर सेंसिटिविटी, देन उसके बाद आता है रीनल आर्टीरियल स्टेनोसिस। यस मैम। तो ये बीटा तीनों ऑप्शन। ऑप्शन आपको किस में? बीटा में मिल रही हैं, ठीक है। तो बीटा इज गुड वन। अब बताओ इसमें कोई मुश्किल है थी? नो मैम। मैम अच्छा, सोचना था ना। तो बेटा सोचना था, अगर अभी नहीं सोचना तो कब सोचना है? कौन से टाइम पे सोचेंगे हम? हम ये सोचे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है ना कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ डाउट में थे, ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल नहीं आता था, डाउट में थे एमसीक्यूज कि यार इसका ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। और आखिर में तो मैं 5 मिनट पे 10-15 एमसीक्यूज लगाए हैं। 5 मिनट में आप इमेजिन करें, बस ठीक है ये लगा दो, उधर लगाया हुआ था ये इधर लगा देते हैं बस। कोई हाल नहीं। अब ये सिनेरियो पिक करने खुद से देख लो, ऐसे पिक करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि विच वन इज द कॉज ऑफ हार्ट फेलियर? बताओ। एक्सरसाइज करके कोई अनकंट्रोल बंदा हाइपरटेंशन। मरा है? नहीं, अनकंट्रोल प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन। हाइपर। तो ऑब्वियसली अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। सीधे सीधे से हैं, एक एक ऑप्शन विविडली आपको पता चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बताओ कि सोडियम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ब्लॉकिंग कौन सी ड्रग है? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैंने आपको बताई थी बेटा, डाइजॉक्सिन नहीं पड़ी थी? यस मैम। डाइजॉक्सिन। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो कॉर्नरी आर्टरी के स्पैज्म की वजह से angina होता है, उसका नेम क्या है? प्रिंस मेटल एंजाइना। बच्चों बताओ तो सही। प्रिंस मेटल एंजाइना। एक्चुअली लिखा हुआ था। को अच्छा, ये सिनेरियो जो आपकी बुक से उठाया गया है आपके टेबल, ठीक है। वो कहता है कि बंदे को हाइपरटेंशन भी है और बंदे को, ठीक हो गया बेटा। 22 सिनेरियो में बंदे को हाइपरटेंशन, लेकिन साथ में उसको हॉट से
समझ नहीं आ रही किधर गया यार। Cover photoshoot, outdoor photoshoot, Indian and Studio album. All these are the five-size
यार कोई मैम को मेल कर दो कि आना है कि नहीं आना मैम।